हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सॉलिड स्टेट पढ़ा हुआ है, आज उस सॉलिड स्टेट को हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखिए, अभी तक काफ़ी टॉपिक हम लोग ने कवर अप कर लिए हुए हैं, तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लीजिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने वॉइड्स को कवर किया था और आज हम लोग वॉइड से आगे बढ़ेंगे। तो वॉइड्स क्या होता है? एक इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। वॉइड को हम वॉइड भी बोल सकते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस भी बोल सकते हैं, या जनरल एक वर्ड में अगर हम लोग बोले तो एम्प्टी स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड। मतलब जब एटम्स का अरेंजमेंट होता है ना किसी भी सॉलिड में, तो एटम्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल होने की वजह से उनको आप कितने भी एक्यूरेटली ऐड कीजिए, कहीं ना कहीं कुछ स्पेस बच जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं। अब वॉइड में मैंने दो टॉपिक्स बताए थे, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो दो टाइप के हम लोग ने वॉइड कवर किए हुए हैं, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल। क्लियर है? तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जब बनता है तो वो 6 अलग अलग स्फेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखेंगे अगर हम लोग, तो अगर सपोज करो कि 3 स्पेयर्स को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, यहाँ पे जो खाली स्पेस बच रही है इसको कवर करने के लिए अगर हम लोग इस पे एक स्पेयर अरेंज कर दें, तो फिर भी वहां पे कुछ ना कुछ स्पेसेस बच जाएंगी। सपोज करो कि 3 प्लेन पे और ऊपर से हमने एक रखा हुआ है, तो जो बीच में स्पेस बच रही है दैट इज टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया था कि अगर 3 स्पेयर को मैं ऐसे अरेंज कर दूं, राइट है। अब इस वॉइड को खत्म करने के लिए अगर मैं वापस से 3 स्पेयर ऐसे ऐड करता हूं यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेस तो बच जाएगा। 6 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से जो वॉइड बनते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, और 4 स्पेयर के कॉम्बिनेशन से जब बनते हैं वॉइड, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है, काफी डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में ये सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं। तो अगर वॉइड पे कोई कंफ्यूजन है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, एकदम इजीली कवर हो जाएंगे टॉपिक वहां पे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो देखो, लास्ट टाइम ही मैंने बताया था कि जब हम लोग यूनिट सेल पढ़ते हैं, तो यूनिट सेल में हमारे पास मेजरली जो है वो 3 टॉपिक्स है। एससीसी है अपने पास, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है, नंबर ऑफ स्पेयर अगर हम लोग एससीसी में देखें, या नंबर ऑफ एटम बोल लो, तो यहाँ पे कितने एटम्स आ जाते हैं? 2 आ जाते हैं। बीसीसी में अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम देखें, तो ये हमारे पास एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 हो जाएंगे, और एफसीसी में नंबर ऑफ स्पेयर हमारे पास कितने हो जाते हैं? 4। अब ये नंबर ऑफ स्पेयर पता चलते ही इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना हो जाता है? नंबर ऑफ एटम के बराबर। बट जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा वो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? डबल, मतलब 2 हो जाएगा। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछूं तो आंसर होगा 2, बट अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड बोलूं तो कितने हो जाएंगे? 4। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4, और यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 8। अब इसी में मैंने एक और लैटिस बताया था, दैट इज एचसीपी। देखो, एफसीसी को सीसीपी भी बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में कवर की हैं। कुछ डाउट होगा तो लाइन से, मतलब जितने भी सीरीज बनी है सॉलिड स्टेट की, वो देखिए, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एचसीपी में नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो अपने पास 6 होते हैं, तो उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हो गए हमारे पास? कितने? 6। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए हमारे पास? 12। क्लियर है? तो एटलीस्ट इतने अपने को यूनिट सेल पता होने चाहिए ताकि हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह कर सके। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, आज के वीडियोस में हम लोग सारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं सॉलिड में थेरेटिकल, वो कवर कर लेंगे। तो आज यहाँ पे अपना थेरेटिकल पार्ट जो है वो सॉलिड स्टेट का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे, और स्पेशली जितने भी टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल्स हैं अपने पास, टेक्स्ट बुक के सारे न्यूमेरिकल महाराष्ट्र बोर्ड के, प्लस उसमें जो भी एमसीक्यूज वाले दिए हुए हैं वो सारे टॉपिक हम लोग कवर करके देंगे। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है कि टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल कहाँ से सॉल्व करें। जितने भी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी डाउट बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए, प्रीवियस वीडियो में मैंने वॉइड्स कंप्लीट किया हुआ है, इसके लिए एक शॉर्टकट में मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में ये चीजें बता दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास, नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ पैकिंग भी बता दी थी, तो पैकिंग भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग देखेंगे डिफेक्ट्स। ठीक है, डिफेक्ट्स क्या होते हैं, राइट? इसको अपन डिफेक्ट बोले या इम्परफेक्शन,
ये चीज़ होता क्या है, नोट्स वगैरह जो भी हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, तो उसका दिक्कत मत लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझिए कि क्या हम लोग डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। नोट्स वगैरह सारे पीडीएफ में अपलोड कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए, तो वहाँ से आप इजीली ले सकते हैं नोट्स। देखिए डिफेक्ट या इनपरफेक्शन होता क्या है, अभी तक हमने ओवरऑल चैप्टर में क्या पढ़ा हुआ है कि सॉलिड का अरेंजमेंट होता है, बराबर। स्पेयर्स जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से अरेंज करते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्म बनाते हैं। तो मान लीजिए कि एक सॉलिड का लैटिस बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एटम्स का अरेंजमेंट होगा ऐसे। अब यहाँ पे एटम्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, वॉइड। ये जो खाली स्पेस यहाँ पे बच जा रही है, ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं इनको ऐसे। चलिए ये वॉइड हो गया। अब इम्परफेक्शन का मतलब क्या होता है या डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, कि कोई भी चीज जब बनती है, ठीक है, वहां कुछ ना कुछ हमको क्या देखने को मिल जाए, इम्परफेक्शन देखने को मिल जाए, या जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसा अगर वो ना हो, तो दैट इज डिफेक्ट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफेक्ट आने का रीजन बहुत सारे हो जाते हैं। अब आज के टाइम पे ह्यूमंस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है, तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड या कोई भी चीज नेचर में, अब इंसान अगर निकालने जाओगे तो कुछ ना कुछ गलती मिल ही जाती है, ठीक है। कोई भी चीज है, ड्रॉबैक निकालना जाओगे तो निकल जाएगा उसमें। वैसे ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वहां पे भी तुमको कुछ ना कुछ मिस्टेक्स, कुछ ना कुछ डिफेक्ट देखने को हमेशा मिलते हैं। अब क्या हो जाएगा, हम तो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो स्पेयर्स हैं या एटम्स हैं वो प्रॉपरली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। मान लीजिए किसी, मतलब सपोज कीजिए क्रिस्टलाइन सॉलिड को जमीन से निकाला गया या फिर इंडस्ट्री में प्रोसेस के टाइम पे यहाँ से कोई एक एटम अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाता है या मिस हो जाता है या हट जाता है, ठीक है। तो ये वाली स्पेस क्या हो गई, खाली हो गई, जबकि मैं क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा था कि यहाँ पे भी एक स्पेयर होना चाहिए। अब ये जो चीज है, ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड थी, तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, क्लियर हुआ, ठीक है। अब डिफेक्ट कितने टाइप के हो सकते हैं वो अपने को डिस्कस करना है। क्लियर हुआ डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। चलो ये डिफेक्ट हो गया। अब डिफेक्ट अपने पास दो टाइप, मेजरली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास दो टाइप के डिफेक्ट हो सकते हैं। वेदर वो क्या हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा वो क्या हो सकता है, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट में मेजर क्या डिफरेंस है, देखो। जैसे सपोज करो ये एटम्स का अरेंजमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होगा तो ऐसे एटम अरेंज्ड होंगे, ठीक है। अब पॉइंट डिफेक्ट में देखो क्या फर्क क्या है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो ऐसे होना चाहिए था, राइट। मान लो कि किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक पूरी लाइन जो स्पेयर की है, ठीक है, वही डिस्प्लेस हो जाती है या जहां पे उसको होना चाहिए वहां से हट जाती है। अब देखो यहाँ पे इतने बड़े बड़े एटम्स अपने को दिख रहे हैं, तो अपने को शायद दिमाग में ऐसा आता है कि एक लाइन डिस्टर्ब हो जाएगी तो वो एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। एटम सब मतलब हमको तो दिखाई भी नहीं देते, तो अगर कहीं से वो डिस्प्लेस भी हो जाते हैं तभी भी मेटल में तुमको कोई मेजर इम्प्योरिटी देखने को नहीं मिलती है, बराबर। पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो जाती है या कोई दूसरे मेटल के एटम आके इसको रिप्लेस कर देते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे हम लोग Fe आयरन का मेटल लेके चल रहे हैं, ठीक है, तो सारे एटम जो होंगे वो किसके होंगे, Fe के होंगे। ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सारे Fe के होंगे, बट मान लो यहाँ पे मैग्नीज के आ गए, कोबाल्ट के आ गए, निकेल के आ गए, पूरी लाइन में ही दूसरे एटम प्रेजेंट है। और ऐसा जानबूझ के भी किया जाता है डिफेक्ट मेटल्स में या क्रिस्टलाइन सॉलिड में डालने की। एक वजह क्या होती है, जैसे अगर मैं आपको बोलूँ आयरन हो गया, तो आयरन एक प्योर मेटल है और उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है, बट क्या होता है फिर उसमें जंग वंग लगने लग जाती है, जिसके वजह से वो मेटल धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है, ठीक है। अब एलॉय का नाम सुना होगा, बराबर। क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो एक मेटल की लेयर को कोई दूसरे मेटल की लेयर क्या करती है, रिप्लेस कर देती है, बराबर।
तो क्या उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई क्या? तो आंसर है नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और क्या हो गई, बढ़ गई। बराबर। आयरन की रॉड है, एयर के कांटेक्ट में है, वाटर के कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में है, लगातार उसकी लेयर क्या होगी, खराब हो जाएगी। क्यों? जंग वंग लगने लगेगा, करोजन होने लगेगा, रस्टिंग होने लगेगा। तो उसी पे अगर हम लोग दूसरे मेटल की लेयर लगा देते हैं तो उसका जो करोजिंग स्ट्रेंथ है या रस्टिंग का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो इम्प्योरिटीज या डिफेक्ट जो तुम बोल रहे हो, डिफेक्ट मतलब ये खराब चीज नहीं है, कभी कभी ये मेटल या क्रिस्टलाइन सॉलिड की स्ट्रेंथ को बढ़ा भी देते हैं। और भी बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें ये क्या करता है, उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। तो मेजरली मेरे पास दो टाइप के डिफेक्ट है, या तो पॉइंट डिफेक्ट होगा या तो लाइन डिफेक्ट होगा। ठीक है, हमको इस चैप्टर में लाइन डिफेक्ट के बारे में कुछ जानना ही नहीं है, खाली ये खाली इंफॉर्मेशन है कि ध्यान में रखो कि लाइन डिफेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। क्लियर है? पॉइंट डिफेक्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मान लो ये सारे एटम Fe के थे, खाली ये वाला एटम एक मैग्नीज कहा जाता है या कोबाल्ट कहा जाता है या निकेल कहा जाता है, खाली एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब अपने को कोई डिफेक्ट देखने को मिलता है, इसमें दिख रहा है पूरी की पूरी लाइन जो है वो क्या हो रही है, खराब हो रही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कुछ ना कुछ अपने को दूसरे मेटल का एडिशन मिल रहा है, या मान लो वो जगह खाली हो जाती है, तो उस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट डिफेक्ट। क्लियर हुआ? तो दो टाइप के मेजर डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। इसके बाद पॉइंट डिफेक्ट जो है, ठीक है, इसको हम लोग तीन तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाता है हमारे पास स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, राइट। दूसरा हो जाएगा हमारे पास नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इसमें फर्क क्या है, देखो सपोज करो मेरे पास कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला है, कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला है Ab2 टाइप का, बराबर है। Ab2 टाइप का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाता है अगर, ठीक है, इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है, मुझे पता है कि इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है और इसमें डिफेक्ट है, बट डिफेक्ट आने के बाद भी अगर इसकी स्टोइकियोमेट्री नहीं बदलती है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मेट वैसे ही रहता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हुआ? एक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट डिफेक्ट आने के बाद भी वो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं चेंज होता है, ठीक है, सेम रहता है, तो ऐसे डिफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब देखो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सपोज करो मेरे पास Ab2 टाइप का कोई फॉर्मूला है, इसमें कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं, इस डिफेक्ट के आने के बाद अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाए, A2B हो जाए या AB हो जाए, ऐसे केसेस में अगर स्टोइकियोमेट्री ही बदल जा रही है डिफेक्ट आने की वजह से, तो ऐसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? सारे डेफिनेशंस वगैरह PDF फॉर्म में मिल जाएंगे, यहाँ पे चीजें खाली समझ लो। इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखो ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया कि मान लो अपने पास कोई सॉलिड है, ठीक है, यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो जाए, ये सारे मान लो मैग्नीज के एटम है, सारे एटम मैग्नीज के, एक एटम आ जाता है Fe का, ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योरिटी तो बोलेंगे। क्लास में सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, एक खाली दोस्त बैठा है कहीं पे, तो वो क्या हो गया, एक टाइप की इम्प्योरिटी है। क्लास टीचर क्या करेगा, उसको कुछ टाइम के बाद भगा देता है, उसको मालूम है इस इम्प्योरिटी को हटा दूंगा तो प्योरिटी बढ़ जाएगी, बराबर। तो ऐसे चीजें जहाँ पे एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड हो, बट कोई एक एटम या पर्टिकुलर जगह पे कोई उसको डिस्प्लेस कर दे किसी दूसरे एटम से, तो दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इसको हम लोग देखो। अब जो पूरा चैप्टर है ना तो लाइन डिफेक्ट में डील करता है, पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप तो हैं हमारे पास, स्टोइकियोमेट्रिक, इम्प्योरिटीज और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, बट ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाती है, ठीक है। आगे चलेंगे तो स्टोइकियोमेट्री में हमको 3 से 4 टॉपिक मिल जाएंगे लगभग, देखो, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं हम लोग।
ठीक है, हो गया। तो देखो अब ये स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट 4 टाइप से डिवाइड होगा। सबसे पहले इसमें एक आ जाएगा हमारे पास वैकेंसी डिफेक्ट, अब देखो नाम से ही समझ में आ रहा है। दूसरा आ जाएगा हमारे पास फ्रैंकल डिफेक्ट। थर्ड हमारे पास आ जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है शॉर्ट की डिफेक्ट। ठीक है, फर्क क्या है देखो। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब क्या, एटम का अरेंजमेंट है, कोई एक एटम अपने जगह को छोड़ के भाग जाता है या डिस्प्लेस हो जाता है कहीं दूसरी जगह पे, तो दैट इज वैकेंसी डिफेक्ट। क्लियर हुआ, एक एटम का अरेंजमेंट है, ये जगह दिख रही है, यहाँ पे क्या हो गया, ये डिस्प्लेस हो गया एटम, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम अगर अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए, मिस हो जाता है, तो दैट इज क्या, वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, बट अगर अगर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब आयनिक फॉर्म में हुआ, आयनिक फॉर्म में होगा तो क्या होगा देखो, आयनिक जब सॉलिड बनते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे अरेंजमेंट चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, यहाँ पे क्या हो, नेगेटिव हो, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव, यहाँ पे फिर से नेगेटिव, ऐसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बट मान लो अगर कोई आयन डिस्प्लेस हो जाता है अपने जगह से, ये आयन यहाँ से हट गया या ये आयन अपने जगह से हट गया, राइट, तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब वैकेंसी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट लगभग सिमिलर है, बट यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट में हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, कोई एटम की बात करते हैं, बराबर, एटम डिस्प्लेस हो जाएगा अपने जगह से, जबकि हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट में किसकी बात कर रहे हैं, आयंस की बात कर रहे हैं, आयन अपने जगह से क्या हो जाते हैं, डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल स्पेस मैंने क्या बोला था, ये जो वॉइड होता है इसी को दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, करेक्ट है। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलो, वॉइड बोलो, या फिर क्या, एम्प्टी स्पेस बोलो। अब देखो सपोज करो कि कोई एटम का अरेंजमेंट है हमारे पास, ऐसे बड़े बड़े एटम लगे हुए हैं यहाँ पे, तो इसमें ये जो जगह है ये तो खाली है। अब बड़े एटम्स हैं, मान लो Fe है या ऑस्मियम वगैरह हैं, 6th या 7th पीरियड के एटम्स है, तो उनका साइज क्या होगा, जनरली बड़ा होगा। बट फर्स्ट या सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होंगे उनका साइज क्या होगा, कम होगा। तो सपोज करो कि ये जो स्पेस है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है, लैंथेनम वगैरह के एलिमेंट का अरेंजमेंट था, ठीक है, और मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा एटम हाइड्रोजन आके फिक्स हो जाता है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में। और हो भी सकता है बड़े एटम हैं तो बड़ा वॉइड बनाएंगे, और बड़े वॉइड में जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं इजीली क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जब इंटरस्टिशियल जगह पे ना कोई छोटे मॉलिक्यूल या एटम आके फिक्स हो जाते हैं, कहाँ पे, वॉइड में या इंटरस्टिशियल स्पेस बोलो, वहां पे जब छोटे एटम आके फिक्स हो जाते हैं तो उस डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। नेक्स्ट सेम इसी से रिलेटेड है, देखो शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे आयन का अरेंजमेंट है, बड़े आयंस का, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़े हुए हैं, बट छोटा कोई एटम आके आयनिक फॉर्म में है, मान लो एक छोटा सा कैटायन आके यहाँ पे फिक्स हो जाता है, या छोटा सा कोई एनायन आके यहाँ पे फिक्स हो जाता है। क्लियर है, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट के डिफेक्ट। तो मेजरली देखो डिफेक्ट जो है वो अपने पास दो टाइप के होंगे, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट की अपने को कोई भी जरूरत नहीं है, तो ये हटा दो, खाली समझ लो कि एक लाइन डिस्टर्ब होगी तो हम लोग लाइन डिफेक्ट बोलेंगे। पॉइंट डिफेक्ट अगेन 3 टाइप से क्लासिफाई होंगे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, बराबर है। इम्प्योरिटी में क्या होगा, कोई एक एटम ही किसी दूसरे मॉलिक्यूल से आया होगा जो इसका खुद का नहीं होगा। इस लैटिस में जो अरेंजमेंट होंगे, कोई दूसरा एटम अगर आके एक प्रीवियस एटम को डिस्प्लेस करता है तो इम्प्योरिटी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री अगर बदल जाए डिफेक्ट आने के बाद मॉलिक्यूल की, राइट,
क्रिस्टलाइन सॉलिड की जब स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाती है डिफेक्ट के बाद, तो दैट इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। स्टोइकियोमेट्री नहीं डिस्टर्ब होती है तो इसको अपन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलेंगे। वैकेंसी, जब एटम क्या हो जाए, अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए। फ्रैंकल, जब कोई आयन अपने जगह से डिस्प्लेस हो जाए। इंटरस्टिशियल, जब इंटरस्टिशियल पोजीशन पे कोई दूसरा एटम आ जाए। शॉर्टकी डिफेक्ट, जब इंटरस्टिशियल स्पेस में कोई आयंस, मतलब छोटे आयंस आके उसको क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। ठीक है, तो ओवरऑल अपने पास इतने टाइप के डिफेक्ट है, ये हमको पोर्शन में पढ़ने हैं सीटी और बोर्ड्स के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला, नोट्स इसके अपलोड हम लोग कर देंगे, वहां से देख लीजिए। बट ओवरऑल डिफेक्ट का ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो देखिए, सॉलिड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, और इस पे भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखिए जनरली क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग देखें किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, तो हमारे पास तीन टाइप की मेजर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे सबसे पहले एक हो जाएगा डायामैग्नेटिक, दूसरे क्या हो जाएंगे पैरामैग्नेटिक, थर्ड हमारे पास हो जाता है फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, दो टाइप की और प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एंटी फेरोमैग्नेटिक और एक आता है हमारे पास फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज अपने चैप्टर में मेंशन नहीं है, और हमको कोई ज़रूरत भी नहीं है, अपने पोर्शन में है भी नहीं है। हाँ, तो इस पे कभी क्वेश्चंस वगैरह नहीं आते, तो ध्यान में रखो। अब डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक क्या होता है। अब इसी से एक और क्वेश्चन आता है अपने को कि मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करो। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या चीज़ है, मैग्नेटिक मूवमेंट से म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका खुद का फॉर्मूला होता है n+2। ठीक है, यहाँ पे इसकी यूनिट भी लिख सकते हो bm करके, इसको हम लोग बोहर्स मैग्नेटॉन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिट लिखना है तो bm करके लिखेंगे, बट यहाँ पे जो n है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम लोग किसी भी चीज को डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक क्यों बोलते हैं। अगर नॉर्मली मैं बोलूं तो जैसे मान लो कोई चीजें, एक मैग्नेट है मेरे पास, ठीक है, प्लास्टिक के पास अगर मैं लेके जाऊं तो वो अट्रैक्शन नहीं शो करता है टुवर्ड्स द प्लास्टिक, बट स्टील वगैरह के पास ले जाऊं तो वो वीकली अट्रैक्टेड होगा। ठीक है, और अगर हम लोग मेटल के पास लेके जाएं, जैसे आयरन वगैरह, उसके पास लेके जाओगे तो वो स्ट्रांगली उसको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो पहले अगर मैग्नेट के बेस पे देख रहे हो तो डायामैग्नेटिक चीजें क्या होती हैं, जो यहाँ पे लिख लो सिंपल सा, टूवर्ड्स, अगर मैग्नेट की मैं बात करूं, ठीक है, तो जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन नहीं शो कर रहे हैं उन्हीं को हम लोग क्या शो करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिक। जो वीकली अट्रैक्टेड हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। और जो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स मैग्नेट, वो क्या हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक। क्लियर हुआ। बट हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना कि हर एक चीज के पास मैं मैग्नेट लेके पहुंच जाऊं और उसको चिपका चिपका के बार बार देखूं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, या अगर मॉलिक्यूल के बेस पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि अपना जो केमिस्ट्री वो तो मॉलिक्यूल में डील करता है, तो कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए अपने को। ठीक है, तो बेस्ड ऑन अगर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखें, ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट जिनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक नियॉन ले लिया, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 10 है, 1s2 2s2 2p6, ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इसमें,
पी को अगर हम लोग लें तो 1 2 3 4 5 6, कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? तो आंसर है नहीं, सारे क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें हमेशा, ये जस्ट हम लोग एक एग्जांपल देख रहे थे, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना हो, बिल्कुल भी ना हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक। ठीक है। अब गलती से किसी कॉन्फ़िगरेशन में एक या दो अनपेयर्ड निकल जाते हैं, एक या फिर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ऐसे केसेस में हम उन्हीं को क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक। क्लियर हुआ? मान लो एक कॉन्फ़िगरेशन मैंने लिखा जिसमें मेरे को एक अनपेयर्ड मिल जाए या दो अनपेयर्ड मिल जाए, तो दैट इज पैरामैग्नेटिक। बट अगर दो से ज्यादा अनपेयर्ड मिल जाते हैं, ठीक है, मोर देन टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मॉलिक्यूल एटम को हम क्या बोलने लगते हैं, फेरोमैग्नेटिक। जैसे डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना, उनका कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो डी ऑर्बिटल में 2 4 3 5 कितने भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने लगते हैं। तो जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो क्या है, अपने पास फेरोमैग्नेटिक होते हैं। तो हम लोग ऐसे निकाल भी सकते हैं, किसी भी चीज़ का अगर मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, सिंपल सा, जैसे मैंने बोला नियॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं क्या? तो नहीं है, एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। बट अगर मान लो जैसे ऑक्सीजन वगैरह होता, तो ऑक्सीजन में क्या लिखते हैं हम लोग, 1s2 2s2 2p4। ठीक है। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, और P में अपने पास 1 2 3 4, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेयर्ड दिख रहे हैं। अब ये दो अनपेयर्ड हैं, तो ये क्या हो गया, एक या दो अनपेयर्ड हुए तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन जनरली क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर में हो गया। प्लस अगर इसका कोई मेरे को बोलता कि मैग्नेटिक मूवमेंट बताओ, तो n की जगह पे 2 और ये 2 + 2, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 और ये 4। तो √8 जो आएगा, जो भी √8 की वैल्यू आएगी, वो इसका मैग्नेटिक मोमेंट, और प्लस ये इसका यूनिट, बोहर्स मैग्नेटॉन। ठीक है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट में हमको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, या जब भी सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बोलता है तो हम लोग ये सारी चीज़ें हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिटेल्स वगैरह PDF में अपलोड होगी, वहाँ से नोट्स वगैरह बना सकते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इस चैप्टर में से, बैंड थियरी। देखो बैंड थियरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है हमारे पास, ये खाली थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है। और जनरली अगर बोर्ड के हिसाब से देखते हो तो ये 2 मार्क्स के लिए हमको लिखने को आता है। इसके ऊपर नोट्स बहुत बार आए हुए हैं बैंड्स थियरी पे। तो बैंड्स थियरी एक्चुअल में है क्या, अपने को पता है कि अगर हम लोग एलिमेंट देखें, पीरियोडिक टेबल में अगर एलिमेंट देखते हो तो हमारे पास लगभग 118 एलिमेंट है। ठीक है। बट इन एलिमेंट को अगर मैं प्रॉपर्टीज के हिसाब से देखूं तो मेरे को सिर्फ 3 टाइप के ही एलिमेंट मिलते हैं। करेक्ट है। सबसे पहले वो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, या फिर क्या हो सकता है, नॉन मेटल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मेटलॉइड हो सकता है। क्लियर है। अब मेटल नॉन मेटल बोलते ही इनकी कुछ प्रॉपर्टीज निकल के आती हैं सामने, जैसे बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी। जो बैंड थ्योरी है वो डील करती है कैसे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से। ठीक है। तो बैंड थ्योरी का नाम आते ही अपने को समझ में जाता है कि मतलब कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है। अब देखो कंडक्टिविटी है क्या, मेटल जनरली क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है। नॉन मेटल जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर, या इन्हीं को दूसरे वर्ड में हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मेटलॉइड्स को अगर हम लोग देखें तो इन्हीं को हम लोग सेमी कंडक्टर में लेके चलते हैं। ठीक है। अब कोई भी चीज गुड कंडक्टर क्यों है या बैड कंडक्टर क्यों है या सेमी कंडक्टर क्यों है, इस चीज को बैंड थियरी कैसे एक्सप्लेन करती है। देखो
सपोज करो कि जैसे सिलिकॉन वगैरह है हमारे पास, ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो क्या मिल जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3h2 और 3p2, ठीक है। बट यहाँ पे 3d0 भी तो होगा प्रेजेंट, भले उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट थर्ड ऑर्बिट में अगर कॉन्फ़िगरेशन गया है तो d ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होगा। तो देखो इसमें जनरली क्या होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है। तो बैंड थ्योरी का सिर्फ इतना सा बोलना है कि जो एलिमेंट होते हैं ना, उनमें कभी भी दो टाइप के बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जैसे ये है, ठीक है, और एक ये बैंड है, ठीक। एक को हम नाम देंगे कंडक्टेंस बैंड और एक हो जाएगा हमारे पास वैलेंसी बैंड। क्लियर हुआ यहां तक? तो दो टाइप के बैंड का फॉर्मेशन होता है हमारे पास, ठीक। एक क्या होगा, कंडक्टेंस बैंड, एक होगा वैलेंसी बैंड। इसको अगर हम लोग ऐसे लिख लें तो जो वैलेंसी बैंड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3s2, 3p2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। बट कंडक्टेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जब ऐसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो बीच में यहाँ पे क्या हो जाता है, एक फॉरबिडन गैप दिखने लगता है अपने को। फॉरबिडन गैप बोलो या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। बुक में अगर आप लोग यही डायग्राम देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, मतलब दो टाइप के बैंड फॉर्म हो रहे हैं। ऊपर वाला जो बैंड है उसको हम लोग क्या लेके चलते हैं, कंडक्टेंस बैंड, और नीचे वाले बैंड को हम लोग वैलेंसी बैंड बोलते हैं, ठीक है। वैलेंसी बैंड बोलते ही समझ में आता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, और कंडक्टेंस बैंड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी गैप को यहां से ट्रैवल करके जा सकता है, ठीक है, अगर इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कंडक्टेंस बैंड में चला जाता है तो वो जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होगा या सॉलिड होगा या कोई भी सब्सटेंस होगा वो गुड कंडक्टर होगा। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि वो इस एनर्जी गैप को क्रॉस कर जाए, ठीक है, तो वो गुड कंडक्टर बोला जाएगा। बट अब देखो, तो मेटल में बैंड थ्योरी ने क्या बताया अपने को कि जो मेटल्स होते हैं इसमें ये जो कंडक्टेंस बैंड है और वैलेंसी बैंड है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं, ठीक है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजीली किसमें, वैलेंसी बैंड से किसमें चला जाता है, कंडक्टेंस बैंड में। तो ये हमेशा क्या होंगे, एज अ गुड कंडक्टर काम करते हैं। बट अगर कोई भी चीज़ बैड कंडक्टर है तो उसमें ये एनर्जी गैप जो होता है वो ज़्यादा होगा। वैलेंसी बैंड और कंडक्टेंस बैंड में बहुत बड़ा एनर्जी डिफरेंस गैप हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन है ये ऊपर इजीली मूव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलना स्टार्ट कर देते हैं, बैड कंडक्टर, ठीक है, या इंसुलेटर। तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि ये चीज़ इलेक्ट्रिसिटी या हीट को पास नहीं करेगी। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है जनरली कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसका गैप काफ़ी कम होता है। कंडक्टेंस बैंड और वैलेंसी बैंड और कंडक्टेंस बैंड, इसमें ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये काफ़ी कम होता है कंपेयरिंग टू नॉन मेटल। इसीलिए अगर इसको थोड़ी बहुत हम लोग बाहर से एनर्जी दे दें तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें जंप कर जाते हैं और ये कंडक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो बैंड थ्योरी अपने को क्या बताती है कि हमारे पास जो तीन टाइप के सब्सटेंस हैं, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर और सेमी कंडक्टर, उनके बीच में दो टाइप के बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं उनके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, ठीक है, एक बनेगा वैलेंसी बैंड, दूसरे बनेंगे कौन से, कंडक्टेंस बैंड। अगर इनके बीच में मान लीजिए ये कंडक्टेंस बैंड है और ये वैलेंसी बैंड है। अब देखो अगर ये टॉपिक समझा होगा, ये दोनों अगर मैं बोलूँ कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो ये क्या हो गए, गुड कंडक्टर हो गए। और इनको जनरली हम लोग मेटल से जानते हैं कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं। अगर ये एनर्जी गैप इतना हुआ तो ये सेमी कंडक्टर कम गैप है। अगर मैं ऐसे बढ़ा दूं इनको तो ये डायरेक्ट किस में आ जाएंगे, नॉन कंडक्टर में या बैड कंडक्टर में। क्लियर हुआ? बैंड थ्योरी का इतना कॉन्सेप्ट है, नोट्स वगैरह लिखने को आते हैं 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो ये डिटेल्स है और बाकी नोट्स वगैरह आपको मिल जाएगा तो वहां से कॉपी कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर्स।
इस चैप्टर से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एक टॉपिक आ जाएगा सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर वगैरह जो है इसके बारे में ज़्यादा करके फिजिक्स में पढ़ोगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, सॉलिड के केसेस हैं इसके वजह से। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर देखो होते क्या है। सेमीकंडक्टर अभी मैंने बैंड थ्योरी में बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कम पास करे, बट अगर उनको थोड़ी सी एनर्जी कहीं से मिल जाए तो वो कंडक्टिविटी को और इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब खुद वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं पास कर रहा है, बट अगर उसको मैं हीट कर दूं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास करने लग जाएगा। दैट इज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक हो जाएंगे इंट्रिंसिक और दूसरे हो जाते हैं एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक मतलब होता है विथ इम्प्योरिटी। अब फर्क क्या है, जैसे अगर मैं बोलूँ सिलिकॉन वगैरह है हमारे पास, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है, प्योर टाइप के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। ठीक है, सिलिकॉन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा नोटिस करोगे तो ये कार्बन फैमिली में आता है। तो सिलिकॉन के भी आउटर मोस्ट में, अब सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 14, तो कॉन्फ़िगरेशन 284। एक सिलिकॉन के सराउंडिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। तो जो दूसरा सिलिकॉन होगा अगर ये 4 बॉन्ड बनाएगा तो बाजू वाला भी सिलिकॉन क्या होगा, 4 बॉन्ड बनाएगा ऐसे, बराबर। तो ऐसे सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे 4-4 बॉन्ड पे होता है। अब इसमें ध्यान से एक चीज नोटिस करोगे ना, तो सिलिकॉन के जो चारों इलेक्ट्रॉन है उसके सराउंडिंग में वो बॉन्डेड फॉर्म में है, कोई भी फ्री नहीं बैठा हुआ है। और अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर फ्री नहीं होंगे तो वो मूव नहीं कर सकते, और मूव नहीं करेंगे तो ऐसे केसेस में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर। इसी को अगर थोड़ी सी एनर्जी मिले तो इनका बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा और ये मूव करने लगेंगे। तो ऑन इनको तुम बोल सकते हो एज अ थर्मल कंडक्टर ये लोग काम करते हैं। थर्मल कंडक्टर मतलब क्या हो गया कि थोड़ी सी हीट तुमको देनी पड़ेगी इसमें कंडक्टिविटी ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक क्या होते हैं, विथ इम्प्योरिटी होंगे। अब इसमें दो टाइप मिल जाते हैं अपने को, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक हो जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। दोनों में फर्क क्या है कि ये होता है विथ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और ये होता है विथ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे अगर मैं बोल दूं एल्यूमिनियम है मेरे पास, या यहाँ पे एग्जाम्पल में फॉस्फोरस वगैरह ले सकते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो कॉन्फ़िगरेशन 283, और फॉस्फोरस का 15 तो कॉमा 285। ठीक है, इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो प्योर सेमीकंडक्टर था ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। क्लियर हुआ है यहाँ तक। बट अगर इसी को मैं इम्प्योर कर दूं, दो अलग अलग टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करके, ट्राइवेलेंट ऐड करूंगा तो इसको पी टाइप बोलोगे, पेंटावेलेंट ऐड करूंगा तो एन टाइप बोलोगे। ठीक है, उठा के रख दो। अगर मान लो एक सिलिकॉन के एटम को हटा के यहाँ पे मैं एक खाली एल्यूमिनियम रख दूं अगर, ठीक है, तो एल्यूमिनियम के तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, लेकिन ये जो ऊपर यहाँ पे सिलिकॉन रहा होगा उसको तो कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बनाने हैं। ठीक है, तो ये सिलिकॉन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ से बैलेंस होगा, बराबर है। बट जैसे ही एक मैंने एल्यूमिनियम रखा, सिलिकॉन का ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम 3 ही बॉन्ड पे होगा, जबकि यहाँ पे जो सिलिकॉन होगा एक ऊपर बॉन्ड, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री हो जाएगा। ठीक है, अब क्या मिल गए, पूरे स्ट्रक्चर में एल्यूमिनियम के आने की वजह से सिलिकॉन का एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया, बराबर है। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही फ्री होगा ये क्या करेगा, मूव करना चालू करेगा अपनी पोजीशन के लिए।
तो ये पूरे स्ट्रक्चर में क्या करता है, रोटेट करना चालू करता है, हर स्ट्रक्चर में घूमना स्टार्ट कर देगा। तो अब रोटेट कर रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मतलब क्या, गुड कंडक्टर हो गया, राइट। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसीलिए देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इम्प्योरिटी हम लोग ऐड करते हैं चीजों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए या कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड किया तभी भी कंडक्टिविटी बढ़ गई। अब मान लो यहाँ पे फॉस्फोरस अगर हम लोग ऐड कर देते, सपोज करो यहाँ पे सिलिकॉन है हमारे पास, एक सिलिकॉन का एटम निकाल के यहाँ पे हम फॉस्फोरस रख देते, तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो सिलिकॉन के स्ट्रक्चर में ये 4 बॉन्ड तो बना लेगा, बट इसका जो 5th वाला इलेक्ट्रॉन है अब ये क्या हो गया, फ्री हो गया, ठीक है। अब अगर तुम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी भी ऐड कर देते हो तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन फ्री होने की वजह से क्या करेगा, पूरे स्ट्रक्चर में मूव करेगा, और ये भी इसको क्या कर देगा, गुड कंडक्टर बना देगा। क्लियर हुआ। तो सेमीकंडक्टर प्योर भी हो सकते हैं, इम्प्योर भी हो सकते हैं। इम्प्योर वाले ज्यादा बेटर होंगे क्योंकि उनमें 2 टाइप की इम्प्योरिटी एडेड होती है, और उस इम्प्योरिटी की वजह से उनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और कंडक्टिविटी बढ़ने की वजह से जो चीज सेमीकंडक्टर में थी अब वो क्या हो जाती है, गुड कंडक्टर हो जाती है, और फास्ट हो जाती है कंडक्टिविटी, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो देखिए आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में हमने क्या कवर किया, एक तो डिफेक्ट कवर कर लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कवर कर ली, बैंड थ्योरी कवर कर ली, और सेमीकंडक्टर। ये सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं पूरे, मतलब थ्योरेटिकल जो पार्ट है सॉलिड स्टेट का वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे न्यूमेरिकल, सारे मल्टीपल चॉइस, महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक 11th 12th की जो तुम्हारे सॉलिड स्टेट है उसके सारे मल्टीपल चॉइस हम लोग देखेंगे, और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे क्लासरूम, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।